राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत। आज आप सबसे फिर से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपकी परीक्षा में बहुत खास होने वाला है। आज का हमारी चर्चा का विषय रहेगा रीतकाल। रीतकाल पर आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, अर्थात दूसरा ये कंटेंट प्लस वीडियो वाला दूसरा क्लास है, जिसमें हम रीतकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। ठीक है, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस परिवार में, प्रद्योत गुरुकुल में। सीधे सीधे सभी लोग जुड़ जाइए, अपने साथियों को भी जोड़ लीजिए। चलते हैं बिना किसी देर के क्लास की ओर। ठीक है, क्लास करने से पहले कल का एक प्रश्न था, उस पर थोड़ी सी चर्चा हम सोच रहे हैं कि कर ली जाए। कल का एक प्रश्न था, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। चलो आगे कर लेंगे। ये है, चलो अब आ गया है तो अभी करे ले रहे हैं। ठीक है, कल एक प्रश्न हमने कराया था, 13वां प्रश्न। उस सब को हल करने के लिए, ये क्या बोल रहा है, उस सब को हल करने के लिए आप लोगों ने ये कहा था कि जो 13वां प्रश्न है वो प्रश्न, उसका विकल्प सही नहीं है। 13वां प्रश्न ये था कि 13वां प्रश्न क्या था, हम आपको अभी बता रहे हैं देखकर। कल की प्रश्नोत्तरी का 13वां प्रश्न, कल की प्रश्नोत्तरी का 13वां प्रश्न ये था, 13वां प्रश्न ये था कि केशव द्वारा शिष्यावेश्या साम्राज्य प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए रचना की गई थी। छंदमाला, सिख नख, नख सिख, या बारहमासा, या रतन बामनी। ठीक है, तो नख सिख वाला हमने विकल्प सही माना था, तो आप लोगों ने ये कहा कि ये कविप्रिया होना चाहिए। तो उसके लिए हम आपको बता दें, जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, उन्होंने ये माना है कि जो नख सिख या सिख नख ग्रंथ केशव दास के नाम से मिलता है, वो अब अलग उसे गिनने लगे हैं, लेकिन पहले वो कविप्रिया का ही भाग था। उसी में ये कविप्रिया आ रहा है। कविप्रिया में ये नख सिख या सिख नख है, तो कविप्रिया विकल्प में न होने के कारण नख सिख सही है। यदि कविप्रिया विकल्प में होता तब तो हम कविप्रिया करते, लेकिन कविप्रिया नहीं है तो वो नख सिख सही है, उसमें आप कोई कंफ्यूज न हो। चलिए अब हम प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर एक किताब का प्रमाण लगाया था, लेकिन वो आपके इसमें नहीं खुला फोटो, किताब का फोटो लगाया था। चलो, अमीय हलाहल, अमीय हलाहल, यहाँ पर क्या होना चाहिए, हलाहल। ठीक है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुके झुके परत, जेह चितवत एक बार। वाह भाई वाह। देखो, जितना कम कहा जाए, जितना ज्यादा कहा जाए, कुछ भी कह लो, लेकिन इसकी भरमार रही है परीक्षाओं में। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, कंफ्यूजन करने वाला ये है कि ये दोहा किसका है। ये परीक्षा में सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाता है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जेह चितवत एक बार। जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो पता है कि ये दोहा रसलीन का है, और जो तैयारी कम कर रहे हैं या जिन्होंने कम तैयारी की है, उन्हें नहीं पता कि ये दोहा किसका है। तब वो सीधे सीधे बिहारी पर पहुंचते हैं कि ये बिहारी लाल का है, और उनका उत्तर होता है गलत। बिहारी लाल का समझा जाता है रसलीन का। किनका है ये दोहा, रसलीन का। वेरी इंपॉर्टेंट दोहा है। थोड़ा सा हम उत्तर पे तो सीधे पहुंचे हैं, लेकिन इसका हम थोड़ा सा अर्थ समझ लें। ठीक है, अमी हलाहल मद भरे, अमी हलाहल मद भरे। ठीक है, अमीय का अर्थ क्या होता है, अमृत। अमीय का अर्थ क्या है, अमृत। हलाहल का अर्थ क्या होता है, अर्थ समझने, हलाहल, हलाहल का अर्थ होता है विष या जहर। क्या होता है, विष या जहर। और मद का अर्थ क्या है, मद का अर्थ क्या है, यहाँ पर मद का अर्थ क्या है, शराब। ठीक, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार,
श्वेत का अर्थ क्या है? श्वेत का अर्थ है श्वेत, ठीक। श्याम का अर्थ क्या है? श्याम, काला, श्याम, ठीक। रत्नार का अर्थ क्या है? रत्नार का अर्थ होता है लाल। रत्नार का अर्थ क्या होता है? लाल, ठीक। अब जियत, जीना। जियत, जियत का अर्थ क्या है? जियत का अर्थ क्या होगा? जीना। जियत का अर्थ होगा जीना, ठीक। मरत, मरना। मरत का अर्थ क्या होगा? मरना। झुक झुक परत, झुक झुक कर गिरना, झुक झुक कर गिरना, ठीक। समझ लो एक बार अर्थ इसका, बहुत पढ़ा है ये दोहा, अर्थ भी समझ लो इसका, बहुत अच्छा अर्थ है, बहुत शानदार है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। अमीय हलाहल, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। उनकी आंखें, नायिका की, उनकी आंखें अमी, अमृत से, ठीक। हलाहल, शराब, विष से, और मद, शराब से। उनकी आंखें अमृत से भरी हैं, विष से भरी हैं और शराब से भरी हैं। नायिका की आंखें काय से भरी हैं? अमृत, विष और शराब से। श्वेत श्याम रत्नार, उनकी आंखें श्वेत हैं, श्याम हैं और लाल हैं। नायिका की आंखें कैसी हैं? श्वेत, श्याम और लाल, सफेद हैं, काली हैं और लाल हैं। जियत मरत झुक झुक परत, जेह चितवत एक बार। जीता है, मरता है और झुक झुक कर गिरता है। जीता है, मरता है और झुक झुक कर गिरता है। जेह चितवत एक बार, जिसे वो एक बार देख ले। नायिका जिसे एक बार देख ले, नायिका जिसे एक बार देख ले वो जी जाता है, जीता है। नायिका जिसे एक बार देख ले वो मर जाता है, वो मरता है। नायिका जिसे एक बार देख ले वो क्या होता है? झुक झुक कर गिरता है, लड़खड़ा कर गिर गिर के चलता है। कैसे? अमृत, उसकी आंखें कैसी हैं? अमी, अमृत से भरी हुई हैं, श्वेत हैं। जब अमृत मिलेगा, जिसे अमृत मिलेगा वो क्या होगा? जिएगा, जी जाएगा। विष मिलेगा तो जिसे विष मिल जाएगा वो क्या होगा? मर जाएगा। और जिसे शराब मिलेगी, शराब पी लेगा, वो क्या होगा? झुक झुक कर गिरेगा। अर्थात जियत मरत झुक झुक परत, जेह चितवत एक बार। ठीक है, तो इस दोहे का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार अर्थ है इस दोहे का, बहुत बढ़िया अर्थ है, समझ में आया होगा। और ये अर्थ आपको पता होना चाहिए, नहीं पता था तो कोई बात नहीं, और पता था तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब क्या होगा? उनके नेत्र श्वेत श्याम और लाल हैं। यहाँ से चलेंगे हम। उनके नेत्र श्वेत श्याम और कैसे हैं? लाल हैं। और अमृत विष और मदिरा से भरे हैं। श्वेत श्याम और लाल हैं, अमृत विष और मदिरा, शराब का मतलब मदिरा से भरे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? वह जीता है, मरता है और झुक झुक के गिरता है। जीता क्यों है? अमृत के कारण। मरता क्यों है? विष के कारण। और झुक झुक के गिरता क्यों है? झुक झुक के गिरता है मदिरा के कारण। ठीक है, तो ये बहुत शानदार दोहा, बहुत शानदार इसका अर्थ, बेहद शानदार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अमी हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, और जियत मरत झुक झुक परत, जेह चितवत एक बार। ठीक है, अमृत से भरे हुए हैं, अमृत विष और शराब से भरे उनके नेत्र श्वेत श्याम और लाल हैं। जो उन्हें देखता है वो जी जाता है, क्योंकि वो श्वेत हैं इसलिए, क्योंकि वो अमृत के भरे हैं इसलिए। जो उन्हें देखता है वो मर जाता है, क्योंकि वो विष से भरे हुए हैं। जो देखता है वो शराब के नशे की तरह लड़खड़ा कर गिर गिर के चलता है। ये हुआ इसका शानदार अर्थ। चलिए, ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए, दूसरा प्रश्न सुमेलित कीजिए।
बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बिना किसी देर के हम सुमेलित करेंगे। रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल और कला काल। ठीक है, इधर है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद और उसके बाद हैं आचार्य शुक्ल जी। तो रीतिकाल नाम किसने दिया है? बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। रीतिकाल नाम किसने दिया है? रीतिकाल नाम दिया है आचार्य शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, श्रृंगार में क्या आता है? श्री, और ये श्री, और मिश्र में भी क्या आता है? ये श्री। ठीक है, तो ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, चलो अब हम इसे याद करेंगे ऐसे। तीसरा है अलंकृत काल किसने कहा है? तो अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। और कला काल किसने कहा है? कला काल, कला रसाल। कला काल किसने कहा है? इसे थोड़ी सी तुक मिला लेंगे इसकी। ठीक है, तुक से आप जानते ही होंगे, जैसे कि मतवाला से तुक मिला ली थी निराला ने। मतवाला पत्र का संपादन करते थे, मतवाला का पत्र का संपादन करते हुए नाम क्या रख लिया? निराला। बस, और कोई विशेष कारण नहीं था, तुक मिला के रख लिया। ठीक, तो तुक मिला लीजिए यहाँ। रसाल, कलाकाल। ठीक, रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, कलाकाल। ठीक है, तो अब देखो पहले का चौथा कहाँ है? इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। अब दूसरे का तीसरा, तो दूसरे का तीसरा कहाँ है? इसमें भी नहीं है, तो ये दो गलत हो गए, यहाँ है और यहाँ है ये। चलो अब देखते हैं तीसरे का दूसरा, स का दूसरा ये है, तो ये सही हो गया डी, ये गलत हो गया, अर्थात डी विकल्प सही है दूसरे प्रश्न का। ठीक, उत्तर देते रहें, अपने अपने उत्तर देते रहें, अपने अपने उत्तर जांचते रहें और कमेंट बाद में करके हमें बताते रहें, बता दिया करें कि आपने कितने सही प्रश्न कर लिए। अपनी प्रश्न की संख्या आपके मान लीजिए 20 में 20 हो रहे हैं, तो आप 20 में 20 लिख कर भेज दें। बाद में कमेंट बॉक्स में जितने भी हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं 20 में से वो आप लिख के और बाद में हमें बता दिया करिए। ठीक है, कम से कम हमें पता लगे आप। अब देखो बेहद शानदार, एकदम नंबर वन प्रश्न। ठीक है, चिंतामणि, तिकवापुर। ठीक है, टी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये कंप्यूटर वाले भैया हैं, वो थोड़ा व्याकरणिक रूप से नया प्रयोग कर रहे हैं, नया लिख रहे हैं, और वो फॉन्ट से लिखते हैं, तो अंग्रेजी से हिंदी में जो आ जाए वो हो जाता है। तिकवापुर, देव, कुसमरा, भिखारीदास, ब्योंगा लिखा है, होना क्या चाहिए था? ट्योंगा होना चाहिए था, ट्योंगा। ठीक है, तो ट्योंगा, और उसके बाद क्या है? ग्वाल, गोवर्धन। अब इनमें से बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? कमेंट करके बताएं। ठीक है, वीडियो सही दिख रही है, प्रश्न सही दिख रहे हैं, आवाज़ सही आ रही है। अब हमारे हिसाब से कोई विशेष समस्या आपके लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताइए। चिंतामणि, तिकवापुर बिल्कुल सुमेलित है जी। तिकवापुर कहाँ पर है ये भी जान लीजिए। तिकवापुर कानपुर, ये आप नोट करेंगे। ठीक है, हमने बताया है, व्याख्या भी आप नोट करेंगे। चिंतामणि का जन्म तिकवापुर नामक स्थान पर हुआ था, जो कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है, देव का जन्म कहाँ हुआ है? कुसमरा कहाँ था? कुसमरा था इटावा। ठीक है, नोट करेंगे इटावा। और वर्तमान में मैनपुरी में है ये कुसमरा। वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में मैनपुरी में पड़ता है, मैनपुरी। ठीक, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में कुसमरा मैनपुरी में आ रहा है, और जब जन्म हुआ था देव का तब ये इटावा में आ रहा था। वैसे सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है तब इटावा ही विकल्प में आता है। ट्योंगा भिखारीदास का, ये प्रतापगढ़ में। ठीक है, यहाँ ट बना लेंगे, हिलंत लगा लेंगे। ये कहाँ है? प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ में है ये ट्योंगा। और ये ग्वाल, ये अशुद्ध है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, यहाँ बिंदु लगना चाहिए, ये सुमेलित नहीं है। गोवर्धन में इनका जन्म नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था फिर ग्वाल का जन्म? ग्वाल का जन्म हुआ था वृंदावन में। ठीक है, वृंदावन अलग है और गोवर्धन अलग है। वृंदावन ये
मथुरा जनपद में आता है ये। ठीक है, ये हुआ तीसरा प्रश्न, एकदम शानदार प्रश्न, शानदार व्याख्या, शानदार जानकारी। ठीक है, ये गांव है तिकवापुर, उसमरा कस्बा है ट्योंगा, और ये गोवर्धन, ये भी वृंदावन, ये भी कस्बा है। ठीक है, तो ये और ये जनपद हैं कानपुर, इटावा, प्रतापगढ़ और मथुरा। जनपद पूछे जाएंगे तो आप लोग ये बताएंगे, और गांव पूछे जाएंगे तो ये बताएंगे। तीसरा प्रश्न हो गया, चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर बिना किसी देर के। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, शानदार उत्तर देते रहें, सभी को शुभकामनाएं। सभी निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होए। पंक्ति के रचनाकार कौन है बताइए। निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होए। निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होए। बहुत बढ़िया बात है। यदि निकट रहोगे तो आदर घटेगा किसी के भी, यदि निकट रहोगे तो आदर नहीं मिलेगा, और दूर रहोगे तो क्या होगा, दुख होगा। कोई प्रिय है, नज़दीकी है, उससे दूर रहोगे तो दुख होगा, निकट रहोगे तो आदर घटेगा। भाई समस्या दोनों तरह से है, क्या किया जाए। समस्या दोनों तरह से है, समस्या है। अब ये लिखा किसने है ये बता दीजिए, किसने लिखा है कमेंट करके। 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा विकल्प सही है, A B C या D, कौन सा सही है इनमें से, कमेंट करके बताएं, शीघ्रता से बताएं। बताइए कमेंट करके, बताओ कौन सा सही है, A B C या D, बताओ। निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होए। निकट रहे क्या होता है, आदर घटता है, और दूर रहने पर क्या होता है, दुख होता है। तो ये किसने कहा है, कमेंट करें, शीघ्रता से बताएं कौन सा सही है। ठीक है, A B C या D, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। बताइए कौन सा सही है, ए सही है। कौन सा सही है, ए सही है, ए सही है। ठीक है, तो ए का नाम क्या हुआ, सम्मन। किनका है ये, सम्मन का है, सम्मन का है, बहुत शानदार है। किसने लिखा है ये, सम्मन ने लिखा है। चलो, ये चौथा हो गया। ठीक है, बहुत शानदार है, ये चौथा हो गया। चौथे प्रश्न का ए विकल्प सही है, बहुत शानदार, ऐसे ही उत्तर देते रहें। अगला देखते हैं, अब अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न की ओर चलें। चलिए, ये हुआ पांचवा। रीतकाल की कवयित्रियाँ हैं। रीतकाल की कवयित्री, शुद्धवर्तनी कवयित्री की यही होती है जो शुद्ध लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अन्य किसी भी तरह से लिखी गई तो ये अशुद्ध होगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। दयाबाई, सहजोबाई, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो ये सहजोबाई भी है, दयाबाई भी है, अर्थात सी विकल्प सही होगा दोनों। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, और ये किनकी शिष्या थी, ये बहनें थी, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये शिष्या किनकी थी, चरणदास की। ठीक है, चरणदास की शिष्या थी, ध्यान रखेंगे। देव की रचनाओं के संबंध में असंगत है। बहुत बढ़िया, देव की रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। देव की रचनाएं आप तैयार करके रखेंगे, और बहुत बनते हैं प्रश्न इससे, देव की रचनाओं से। अष्टयाम, जाति विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका। अब इनमें वर्णित विषय, ये तो है रचना एक तरफ, दूसरी तरफ है वर्ण विषय। कौन सी रचना में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। अष्टयाम, आठों पहर में नायक नायिका का विलास, बिल्कुल सुमेलित है जी, बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, आठों ऐसे लिखा जाएगा, आठों पहर में नायक नायिका का विलास, सुमेलित। जाति विलास, विभिन्न जात एवं प्रदेशों, यहाँ बिंदु आएगा कि स्त्रियों की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, लिखने में थोड़ी सी स्त्रियों। ठीक, जात की स्त्रियों का वर्णन बिल्कुल सुमेलित है। देवचरित, स्वयं का जीवन, और प्रेमचंद्र का उद्योत,
उद्योत ऐसा लिखा जाएगा, उद्योत ऐसे, ठीक है। द और यम, ये द और य मिलकर बनता है द्य, ठीक, संयुक्त अक्षर द्य। तो ये उद्योत ऐसा लिखा जाएगा। चलो, तो ये सी विकल्प इसमें सही है। प्रेमचंद्र का तो उद्योत सिंह को समर्पित है, बिल्कुल सही। देवचरित में इनका स्वयं का जीवन नहीं है। देवचरित में किनका जीवन है? तो देवचरित में कृष्ण का जीवन वर्णन है। किनका है? कृष्ण का जीवन। कृष्ण का जीवन है देवचरित में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देव इनका नाम भी है, तो इनका स्वयं का मत कर देना। किनका होगा? कृष्ण का। तो ये बहुत शानदार प्रश्न हुआ, ठीक। अब इसमें इनकी और भी रचनाएं हैं, और भी रचनाएं हैं, जैसे कुशल विलास, तो कुशल सिंह के जीवन को समर्पित है। कुशल विलास ध्यान रखेंगे, काय पर? कुशल सिंह के जीवन को समर्पित, कुशल सिंह को समर्पित है, ठीक है। कुशल विलास किसे समर्पित है? कुशल सिंह को समर्पित है, बहुत बढ़िया। अगला है, जैसे कुशल विलास के बाद यदि हम बात करें भवानी विलास, तो भवानी विलास भवानी सिंह वैश्य को समर्पित रचना है। ये भवानी विलास किन्हें समर्पित है? ये आप रचनाएं भी नोट करते चलें, 4 हो गई, 5वां हो गया, 6ठा हो गया, और भवानी सिंह वैश्य को समर्पित है, ठीक है। देव शतक, यहाँ 7 भी यहाँ लिखे दे रहे हैं, देव शतक, देव शतक, देव शतक ये क्या है? ठीक है, शतक है ये, देव शतक ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ठीक है। कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक। अध्यात्म में एक प्रत्यय लगकर आध्यात्मिक बना, ठीक है। ये अध्यात्म ऐसा लिखा जाएगा, अध्यात्म। यहाँ ह्रस्व आएगा, यहाँ दीर्घ आएगा, शुद्ध वर्तनी, ठीक है, दोनों शुद्ध वर्तनी लिखी हुई हैं। देव शतक आध्यात्मिक ग्रंथ है। और भाव विलास एक जगह और लिख लो कहीं, ये रस और नायिका भेद है, भाव विलास, ठीक है। चलिए, ये हो गए देव के प्रमुख ग्रंथ, ये हो गए देव के सारे ग्रंथ, लगभग महत्वपूर्ण हो गए। 6ठा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं, रीत मुक्त कवि है, रीत मुक्त कवि है, बहुत बढ़िया। बताओ कौन सा है रीत मुक्त कवि? तो गणानंद बिल्कुल है, शेख आलम बिल्कुल है, बोधा ये भी है, ठाकुर ये भी है, द्विजदेव है। तो F विकल्प सही हो गया, उपयुक्त सही। ये सभी रीत मुक्त कवि हैं, ठीक है, रीत मुक्त। कुछ लोगों ने इन्हें स्वच्छंद कवि भी कहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 और रीत मुक्त कवि हैं। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न देख लीजिए, क्या है? रीत काल में नीति काव्य लिखने वाले कौन हैं? रीत काल में नीति काव्य किसने लिखा है? नीति की कुंडलियाँ, नीति के दोहे, नीति के छंद किसने लिखे हैं? गिरधर कविराय, बेताल, सम्मन, दीनदयाल गिरि, राम सहाय दास, ये सभी। तो रीत काल में नीति के ग्रंथ लिखने वाले ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार है। और ये सभी हैं, इन्होंने सबने ही रीत काल में क्या लिखा है? ये लिखे हैं काय के नीति काव्य लिखा है इन्होंने, सबने नीति काव्य लिखा है। तो ये नीति परक रचनाएं लिखने वाले ये प्रमुख कवि हो गए। एक प्रश्न यहाँ से परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार आता है, ठीक। चलो, अब अगला लिखते हैं, प्रश्न देखते हैं। 8वां हो गया, ये देखो अगला 9वां प्रश्न देखते हैं, क्या है? आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इतना आया है, इतना आया है कि भर मार रही है इसकी परीक्षाओं में, कोई परीक्षा नहीं छूटी जिसमें ये ना आया हो, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। मतलब उस समय जिस तरह की कविताएं चमत्कारपूर्ण, पांडित्यपूर्ण, नक्शिक भेद,
वैसे तो कह दिया कि नक्सिक वर्णन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आने वाले कभी रीझ गए तो हाँ हमने कविता लिखी है, नहीं तो कह दिया कि हमने तो राधा कृष्ण का क्या की है, आराधना की है, सुमिरन किया है। तो ये पद्माकर भिखारी दास, ठीक है। देव मतराम किन की रचना है, किन की पंक्ति है, बहुत शानदार है और परीक्षाओं में बहुत पूछी गई है, ठीक है, भिखारी दास की, ठीक है। बी विकल्प सही है। चलो अगला देखते हैं 10वां प्रश्न, बिना देर के चलें, सीधे सीधे चलें। रीत मुक्त कवियों के आश्रयदाता असंगत हैं। आश्रयदाता पर एक वीडियो हमने आपको दे दी है। जिन विद्यार्थियों ने वो आश्रयदाता वाली, रीतकालीन आश्रयदाता वाली वीडियो नहीं देखी है उन्हें देखनी चाहिए। ट्रिक से बताएं। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीला बिल्कुल संगत है, ठीक। बोधा पन्ना नरेश खेतसी ये भी संगत है, ठीक है। आलम मुअज्जम ये भी संगत है। ठाकुर महाराज मान सिंह ये संगत नहीं है, ठीक है। तो ये 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। 10वें प्रश्न का डी विकल्प सही हुआ। और ठाकुर किनके, जैतपुर नरेश केसरी सिंह के, ठीक है। जैतपुर नरेश केसरी सिंह के, आश्रित थे, ठीक। चलो ये हो गया 10वां प्रश्न। अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। रीतकाल में नवीन छंद की उद्भावना हुई। एकदम नया छंद, एकदम नया प्रश्न। या तो लगा दो सरकारी उत्तर या फिर सोच समझ लो। रीतकाल में नवीन छंद की उद्भावना हुई, कौन सा नया छंद जन्मा? माधुर्य, कलकंठ, इंदिरा और नागर या ये सभी? बताओ, 2 सेकंड का समय देंगे इस पर। 2 सेकंड का समय आपके लिए है। कौन सा छंद रीतकाल में नया निकला, उद्भावना हुई? माधुर्य, कलकंठ, इंदिरा और नागर, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न। ये सभी, अर्थात ये सभी मात्रिक छंद हैं, ठीक है। कैसे छंद हैं? मात्रिक। कुछ वर्णिक छंदों की भी उत्पत्ति हुई है, उनको हम यहाँ पर उनको हमने नहीं लिखा है। 11वां प्रश्न का डी विकल्प सही हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। कहाँ चलेंगे अब देखते हैं 12वां प्रश्न। आ जाइए, आइए। एक प्रश्न आता है जी, 12वां प्रश्न हमने आपको लिख दिया। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। परीक्षा आपकी चाहे कोई भी हो, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहती है ये, ठीक है। जो LT वाले उत्तराखंड के कहते हैं तो ये LT के लिए भी उपयोगी है। मध्य प्रदेश वर्ग 2 के लिए भी, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड लेक्चरर के लिए, ठीक है। BPSC के लिए, UP TGT PGT नेट JRF के लिए, हर परीक्षा में प्रश्न मिलेगा। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रश्न हम बनाते हैं। हर परीक्षा का लेवल होगा, चाहे छोटी परीक्षा में आप जाओ, हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हो तब भी आपको प्रश्न मिल जाएंगे, समझ लीजिए। आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, यदि हिंदी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। और आप किसी भी बड़ी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसमें भी मिलेंगे। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारी दास, मतराम, सर्वांग निरूपक, ठीक है। सर्वांग में जैसे काव्य हेतु, काव्य की रीतियाँ, काव्य के प्रकार, छंद, रस, नख, सिख, वर्णन, नायिका भेद वर्णन, ये सब चीज़ें जिसमें आ जाएं उन्हें काव्य सर्वांग निरूपक कवि कहा गया, जिन्होंने ऐसा सब का वर्णन किया है। तो कौन से इनमें हैं सर्वांग निरूपक? 12वां प्रश्न का बताइए कौन सा विकल्प सही है, कौन से नहीं है। 12वां में नहीं पूछा गया है, नहीं को आप अंडरलाइन रखेंगे, ठीक है, गलत ना हो जाए। चिंतामणि हैं, कुलपति मिश्र हैं, भिखारी दास हैं, मतराम नहीं है, ठीक है। मतराम नहीं है तो फिर मतराम कैसे हैं? मतराम हैं श्रृंगार निरूपक, ठीक है। कौन से हैं? श्रृंगार निरूपक। बाकी सब तो हैं सर्वांग। इन्होंने काव्य के सभी अंगों पर चर्चा की है और इन्होंने श्रृंगार पर की है, ठीक है। चलो ये हो गया, बहुत शानदार प्रश्न है
और सर्वांग निरूपक कवियों पर हम ट्रिक से आपको एक वीडियो देने वाले हैं, जल्दी ही मिलेगी। बहुत छोटी ट्रिक और बहुत आसान ट्रिक और सारे कवि आ जाएंगे। ठीक, चलो। अलंकार निरूपक कवि नहीं है, नहीं, अलंकार निरूपक कवि नहीं है। बताओ, रसलीन, मतिराम, जसवंत सिंह, पद्माकर। एकदम शानदार प्रश्न हैं, एकदम कंटेंट वाले, नंबर 1 क्वालिटी वाले प्रश्न हैं, एकदम अच्छे प्रश्न हैं। रसलीन, मतिराम, जसवंत सिंह, पद्माकर, ये तीनों अलंकार वाले हैं। ये रस से ही याद रखो, रसलीन, ये रस वाले। ये विकल्प सही हो जाएगा 13वां प्रश्न का। चलिए अब देखते हैं 14वां प्रश्न। शिवराज भूषण के संबंध में असंगत है। बहुत बढ़िया, बताओ शिवराज भूषण के संबंध में कौन सा असंगत है। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण है, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल भूषण की रचना है, संगत है। इसमें 105 अलंकारों का निरूपण है। बताओ कितने अलंकारों का निरूपण है? 105, बिल्कुल संगत है। चलो हम ही बताए दे रहे हैं। अब 2 बचे। इसमें अर्थालंकार 95, शब्दालंकार 8, चित्र अलंकार 1 और संकर अलंकार 1। इसमें जयदेव के चंद्रालोक और मतिराम के ललित ललाम का आश्रय लिया है इस रचना में। ये बिल्कुल सही है, ये असंगत है, सी विकल्प। अर्थालंकार 95 नहीं है। अर्थालंकार कितने हैं इनकी रचना में? अर्थालंकार, ठीक है, अर्थालंकार 99। कितने हैं? 99 अर्थालंकार हैं। उसके बाद अर्थालंकार के बाद शब्दालंकार, शब्दालंकार 4 हैं। शब्दालंकार इनकी रचना में कितने हैं? तो आप ध्यान रखेंगे 4 हैं। और उसके बाद चित्र, चित्र अलंकार 1 है। और उसके बाद संकर, तो संकर अलंकार 1 है, ठीक है, जोड़ दो। 99 और 100, 4 और 1 5, 105। ये हो गया व्यावहारिक गणित, ठीक है, ये हो गया व्यावहारिक गणित। व्यावहारिक गणित का मतलब जो गांव के लोग जिस ढंग से जोड़ते हैं वैसे हमने आपको समझा दिया। वैसे थोड़ा सा गणित हमने भी पढ़ा है, थोड़ा सा गणित हमें भी आता है, इंटरमीडिएट हमने गणित से की है। और एक खास बात आपको और बता दें, वो खास बात ये है कि जो यूपी टेट की परीक्षा हुई थी, यूपी टेट, यूपी टेट, इस यूपी टेट की परीक्षा में गणित विषय के 30 प्रश्न आए थे। कितने प्रश्न आए थे? 30। और उन प्रश्नों में से हमारे जितने सही थे वो 30 सही थे। 30 में से 30 सही थे गणित में हमारे, ठीक है। यूपी टेट की परीक्षा में, यूपी टेट 2011 वाला था जो पहली बार यूपी में हुआ था, तो इस परीक्षा को पास करके हमने प्राइमरी में 3 साल नौकरी की। तो इस परीक्षा में भी हमारे गणित में 30 में से 30 सही थे। पूर्णांक भी 30 था गणित का और हमारे प्रश्नों की संख्या 30 सही थी। इसका मतलब ये हुआ कि गणित भी हमें थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन 30 में 30 सही हो रहे हैं, तो ये थोड़ा तो हम अपने आप को मानते ही। जैसे हिंदी आती है थोड़ी थोड़ी, वैसे गणित भी हमें थोड़ा थोड़ा आता है। हिंदी में भी 30 में 30 सही थे। हिंदी में भी हमारे 30 में ही 30 सही थे। हिंदी भी 30 नंबर की आती है, तो हिंदी में भी पूरे 30 में से 30 सही थे। गणित में भी 30 में से 30 सही थे, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, 100 में से 100 करना, 30 में से 30 करना, पूरे में से पूरे करना, कैसे किए जा सकते हैं आप अनुमान लगा सकते हैं। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिरे यो खेलन होरी। बताइए, बहुत बढ़िया। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिरे यो खेलन होरी, बहुत शानदार। पंक्ति किसकी है? रसलीन, पद्माकर, बिहारी, मतिराम। ए, बी, सी या डी? 15वां प्रश्न का कौन सा सही है? बहुत बढ़िया, होली का वर्णन है। काहे का वर्णन है? होली का। बहुत शानदार वर्णन है, बहुत नंबर 1 का वर्णन है और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी एक पंक्ति और पूछी जाती है,
एक पंक्ति और पूछी जाती है, जिसे हम यहाँ पर उसे भी लिख दें। कई बार ये पूछी गई है, कई बार दूसरी पूछी जाती है। दूसरी ये फाग की भीर अभीरन में, फाग की भीर अभीरन में, ठीक है। फाग की भीर अभीरन में, फाग की भीर अभीरन में, फाग की भीर अभीरन में गहे गोविंद फाग की भीर अभीरन में, फाग की भीर अभीरन में गहे गोविंद ले गई भीतर गोरी, ठीक है। गहे गोविंद ले गई, गहे पकड़कर, ले गई अंदर ले गई, भीतर भीतर, गोरी गोरी। गोरी का मतलब यहाँ क्या है? गोरी का मतलब है गोरी का मतलब है गोपिका, ठीक है, नायिका गोपिका। अब देखो ये पंक्ति पूछी जाती है और ये पूछी जाती है, ये दोनों पंक्तियां पूछी जाती हैं, इसलिए हमने दूसरी यही लिख दी। फाग की भीर अभीरन में गहे गोविंद ले गई भीतर गोरी, ओ भाई करी मन की पदमा कर ऊपर नाय अबीर की छोरी, छीन पितंबर कंबर थे सुविदा दई मीड़े कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। ये पद्माकर बीच में आ गया नाम। ये पद्माकर ने बहुत शानदार लिखा है और बहुत पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अगला ये है आपका असंगत कौन सा है। चलो असंगत कौन सा है ये भी देख लो। 16वां रीति का अर्थ काव्य निरूपण। रीति का अर्थ काव्य निरूपण। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है और प्रकृति चित्रण के लिए घनानंद प्रसिद्ध है, ठीक है। ये तो संगत है, ये भी संगत है, ये भी संगत है और ये है असंगत। प्रकृति चित्रण के लिए घनानंद प्रसिद्ध नहीं है साहब, फिर कौन प्रसिद्ध है तो ये भी बता दो। 16वां प्रश्न प्रकृति चित्रण के लिए घनानंद नहीं, कौन? सेनापति। कौन प्रसिद्ध हैं? सेना के पति प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, सेनापति, ठीक। तो डी विकल्प सही हुआ। अगला देखते हैं असंगत है, ठीक है। 4 तथ्य मिलते हैं आपको एक बार में असंगत वाले प्रश्न से, इसलिए हम असंगत वाले प्रश्न रखते हैं। संवाद योजना के लिए केशव प्रसिद्ध हैं, बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, क्योंकि राजा थे और राज दरबार में रहते थे, तो राजा वाले संवाद इनके बहुत प्रसिद्ध हैं। अंगद वाला संवाद इनका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। रावण और अंगद का संवाद इनका बहुत प्रसिद्ध है, ठीक। और पद्माभरण, पद्माभरण का वर्ण विषय अलंकार है, पद्माभरण का वर्ण विषय अलंकार है। बताइए, ये सुमेलित है, वर्ण विषय ऐसे लिखा जाएगा। और पद्माभरण ये थोड़ा सा पद्माभरण यहाँ आ का डंडा आ गया है, ऐसा होना चाहिए था वैसे तो पद्माभरण, ठीक। चलो पद्माभरण का वर्ण विषय अलंकार है। देव ने छल नामक नए संचारी भाव की भावना की, बिल्कुल की। और रीतकाल की परंपरा के अंतिम श्रृंगारी कवि सेनापति हैं, तो ये नहीं है। अंतिम श्रृंगारी पति सेनापति नहीं है। अंतिम श्रृंगारी कवि जो हैं, श्रृंगारी कवि, कवि शब्द यहाँ नहीं है, लेकिन श्रृंगारी कवि सेनापति नहीं है। कौन है? द्विजदेव। कौन है? द्विजदेव, ठीक है। तो अंतिम श्रृंगारी कवि द्विजदेव हैं, ये बहुत शानदार है। चलो डी हो गया। और ध्यान रखेंगे किसने माना है, तो शुक्ल जी के अनुसार बता देंगे आप, बाकी कुछ नहीं है। अगला चलते हैं, सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है? सैयद गुलाम नबी का उपनाम बताइए।
रसनिधि, रसलीन, गोप या ग्वाल, A, B, C या D। 18वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, ठीक है, रसलीन है। रसलीन सैयद गुलाम नबी का उपनाम क्या है? रसलीन। आइए अगला देखते हैं, इनकी रचना क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ रसलीन की रचना क्या है। चलिए अगला असंगत है। पद्माकर जन्म काल दिया है 1753, बिहारी लाल 1595, भूषण 1713, गोप 1673। बताओ बताओ A, B, C, D। पद्माकर, बिहारी लाल, भूषण और यहाँ पर देव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? देव। ठीक है, चलो PDF आपको मिलेगी, वो आपको बिल्कुल हमारे हैंड राइटिंग वाली मिल जाएगी। हम आपको अपने हैंड राइटिंग की PDF दे देंगे। पद्माकर 1753 बिल्कुल सही है, बिहारी लाल 1595 बिल्कुल सही है, भूषण 1713 नहीं है, 1613 है। भूषण का जन्म कब माना जाता है? 1613 में, ठीक है, और निधन कब माना जाता है? 1717। ठीक, इन लोगों के जन्म काल में अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, कोई बात नहीं। चलिए तो ये 19वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं 20वां प्रश्न। अब देखते हैं 20वां प्रश्न, अपनी नीति परक। यहाँ नीति शब्द है, क्या है? नीति। अपनी नीति परक कुंडलियों के लिए प्रसिद्ध हैं गिरधर कविराय, बिहारी, मतिराम, ये सभी। तो आप सब जानते हैं बिहारी लाल नहीं है, इसमें A विकल्प सही है, गिरधर कविराय। कौन प्रसिद्ध हैं? गिरधर कविराय, ठीक है। तो ये हुआ 20 प्रश्नों का संकलन क्लास। अब देखो, अगली बार आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथियों को शेयर करें अवश्य। धन्यवाद। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रद्योत गुरुकुल PRADYOT, ठीक, गुरुकुल GURUKUL, इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका लिंक हम दे देंगे और इससे आपको PDF मिल जाएगी, ठीक। 97 58 43 28 87 संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, एक तो आपका कमेंट बनता है हमारी मेहनत के लिए, हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमारे प्रयास के लिए, हमारे आपके लिए किए जा रहे लगातार लगन से कार्य के लिए एक कमेंट तो बनता है। और जो लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हम सबका कमेंट देखते हैं, यथासंभव कोशिश करते हैं सबका जवाब दिया जाए, लेकिन समय कम मिल पाता है तो कुछ लोगों का जवाब न दे पाएँ, लेकिन हम पढ़ते सबका हैं। बाद में जवाब दे दें, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, लेकिन जवाब अवश्य मिलेगा और अवश्य देते हैं, ठीक है। तो आपके बहुत बहुत प्यारे प्यारे बड़े बड़े लंबे लंबे कमेंट, शानदार कमेंट के लिए आपको हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार आपका। आप ऐसे ही चैनल के प्रति और हमारे प्रति अपना स्नेह बनाए रखिए, ठीक है। हम आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आपकी परीक्षा तक, आपके लक्ष्य तक हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। आप जुड़े रहिए और अपने साथियों को भी जोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एकदम अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और राधे राधे कहते रहें। जय हिंदी, जय भारत।